आज सुबह से ही घर में सब बड़े लोग एकत्रित थे और बैठकर गहन चिंतन कर रहे थे। और चिंतन का विषय थी मैं और मेरी प्राथमिकताएं। सब लोग बैठकर मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे कि मेरे लिए पहले क्या ज़रूरी है, क्योंकि उनके अनुसार मैं कोई भी काम समय पर नहीं करती थी। इसलिए शिकायतों का पोटला एक साथ खोला गया था। चिंतन के बीच ही दो चार तानों की बौछार भी मुझ पर हो रही थी। जब वे लोग बैठकर मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, उस समय उन लोगों को चाय नाश्ता पकड़ाने का काम भी मेरा ही था। बस मुझे ऑर्डर दिए जा रहे थे और मैं एक आदर्श कर्मचारी की तरह वो सब सामान उन तक पहुंचा रही थी। वो भी तब जब मैं कभी भी इस घर की जिम्मेदार सदस्य नहीं रही। चलिए मैं आपको अपना परिचय कराती हूँ। मेरा नाम सानवी महाजन है। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर प्रदीप महाजन और सुभद्रा महाजन, मेरे पति आलोक महाजन, मेरा देवर अजीत महाजन, छोटी ननद दिव्या और मेरे दो बच्चे साव्य और सुयश है। एक ननद और है जो मेरे पति से बड़ी है और वो भी अपने पति के साथ आज सारा काम काज छोड़कर मेरे घर पर प्राथमिकताएं तय करने आई है। मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, जो आज भी हूँ। उस समय ये इनके लिए गर्व की बात होती थी, पर आज ये उनके लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बहू वर्किंग है ये बताने में सबको बड़ा मज़ा आता है, पर उसके साथ साथ जो जिम्मेदारियां होती है वो निभाने में सबको रोना भी आता है। मेरी सैलरी से पैसा लेना कभी किसी को बुरा नहीं लगा, पर मेरी मदद करना, और उसी का नतीजा था कि आज सब लोग एकत्रित हुए थे। पहले तो बड़े लोगों का कहना था कि इसके माता पिता को भी बुला लिया जाए, तो कम से कम फैसला पारदर्शी होगा, नहीं तो मुंह फुलाकर ये घर का माहौल खराब करती रहेगी। पर फिर पता नहीं क्या सोचकर उन लोगों ने मेरे माता पिता को तो नहीं बुलाया, बस मेरे भाई अविरल को बुला लिया था, जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था और फिलहाल अभी अभी जॉब पर लगा था। बताओ कितनी हैरानी की बात थी। उसके स्कूल की पीटीएम मैंने कई बार अटेंड की थी और आज वो मेरे ससुराल में मेरी पीटीएम अटेंड करने आ रहा था। स्कूल जाने से पहले जैसे हम हमारा होमवर्क करते हैं, उसी तरह मेरे भाई के आने से पहले किसको क्या बोलना है उसी पर कार्य किया जा रहा था। सब अपनी अपनी पोटली में से अपनी अपनी शिकायत बाहर निकाल रहे थे। सबसे ज़्यादा शिकायत की भरमार तो मेरी सासू माँ और मेरे पति को ही थी। बाकी सब की शिकायत तो मिर्च मसाले की तरह थी। पर फिर भी मैं चुपचाप काम कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में कोई घबराहट भी नहीं थी। इतने में अविरल घर आ गया। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। हर बार हंस मुस्कुराकर गले लगने वाला भाई आज चुपचाप मौन होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, और उसे लेकर मैं उस कमरे में चली गई जहाँ सब लोग एकत्रित थे। कमरे में पहुंचते ही उसने सभी को नमस्ते कहा, पर किसी ने भी उसके नमस्ते का कोई जवाब नहीं दिया। बस आलोक जी ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। उसे वहां छोड़कर मैं पानी लेने चली गई। जब रसोई से पानी लेकर आई तो देखा कि सभी लोग अविरल को घेर कर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही मेरी सासू माँ ने अपनी शिकायत शुरू की। माफ करना अविरल बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन एक जिम्मेदार बहू नहीं है। कल सुबह ही ये मुझे दवा देना भूल गई, और तो और कई बार इसे याद दिलाना पड़ता है कि ससुर जी की दवा का वक्त हो गया है। कोई काम समय पर नहीं करती है, यहाँ तक कि जब उसकी मदद करो तब जाकर ये काम करती है। आजकल कोई हिसाब किताब भी नहीं देती, पता नहीं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती है। हाँ, भाभी तो बिल्कुल कामचोर है। बेचारी मेरी माँ को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। ये कोई उम्र है उनके काम करने की? कल मेरे कमरे की सफाई भी माँ ने ही की थी, छोटी ननद ने भी कहा। और तो और जब हम मायके आते हैं तो ये छुट्टी भी नहीं ले सकती। माँ ही हमें खाना निकाल कर परोसती है। यहाँ तक कि विदाई भी हमें हमारी मन माफिक नहीं देती। बताओ क्या फ़ायदा इनके कमाने का। अब की बार बड़ी ननद ने कहा। भाभी तो इतना कुछ बोल जाती है माँ के सामने। अगर मेरी बीवी कल को ऐसा करेगी तो अच्छा सबक सिखाऊंगा उसे। इन्हें तो फिर भी सिर आंखों पर रखा जाता है। अब की बार देवर ने भी अपनी तरफ से तीर फेंका। ये सब सुनकर अविरल मेरी तरफ देखने लगा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोले क्या। देखो अविरल, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घर में यदि सबको इससे समस्या है तो जाहिर सी बात है कि कमी तुम्हारी बहन में ही है। पहले का काम बाद में करती है और बाद का काम पहले। यहाँ तक कि आजकल अपनी सैलरी का हिसाब किताब नहीं देती। बताओ ये भी कोई बात हुई? कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि ये कहाँ क्या खर्चा कर रही है। अब तुम ये बताओ कि क्या करना चाहिए। अविरल इस बात का जवाब ही नहीं दे पाया और मेरी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ देखते देखकर मैंने कहा, अविरल मैं खुद नहीं जानती कि मेरी प्राथमिकताएं क्या है। मेरी प्राथमिकताएं तो ये लोग तय करते हैं।
मेरी सास अभी 55 साल की है। पहनने ओढ़ने घूमने फिरने के मामले में ये अभी भी जवान है। बस दवाई लेते समय या काम करते समय बुजुर्ग हो जाती है। वो मेरी प्राथमिकताएं अपने अनुसार तय करती है। मेरी छोटी ननद जो घर में कभी काम करना पसंद नहीं करती, यदि एक दिन उसके कमरे की सफाई उसकी माँ कर दे तो उसे बुरा लग जाता है। वो मेरी प्राथमिकताएं तय करती है। मेरा देवर जो खुद अपनी माँ और बहन को सम्मान नहीं देता, पर अपनी आने वाली बीवी को सबक सिखाने की बात करता है, वो मेरी प्राथमिकताएं तय करता है। मेरी बड़ी ननद जो खुद अपनी ननद को कुछ देना पसंद नहीं करती, अपने घर बुलाना पसंद नहीं करती, वो मेरी प्राथमिकताएं तय करती है। और मेरा पति मेरी ही सैलरी में से हिसाब किताब पूछता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा इन लोगों के लोन भरने में जाते हैं और कुछ हिस्सा बच्चों की फीस में तो कुछ काम वाली को पगार देने में। सच कहूँ तो मेरी प्राथमिकताएं वो है जो मेरी अपनी है ही नहीं, उसे भी तय करने वाले कोई और फिर कहते कि ये ढंग से कोई काम नहीं करती। देखना भाई, सुबह से ये लोग बैठकर पंचायती कर रहे हैं और मैं अकेले काम में लगी हूँ। इन सब ने नाश्ता भी कर लिया पर मुझे अभी तक चाय भी नसीब नहीं हुई है। पर फिर भी ये लोग मेरी प्राथमिकता ढूंढ रहे हैं। इन सबको सेवा चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, पर बोलने वाली बहू किसी को पसंद नहीं है। तो सच कहो भाई, अब मेरी प्राथमिकता मेरा अपना सम्मान है। अगर उसकी कद्र करोगे तो साथ दूंगी, वरना अकेले भी खुश हूँ। सेवा करती हूँ तो सम्मान भी चाहिए। दो बातें तो बिल्कुल ना सुनूंगी। अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्सा तुम पर खर्च करती हूँ तो कुछ अपने लिए भी रखूंगी। आखिर मेरा भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अब तुम जानो और ये लोग जाने, मैंने अपनी प्राथमिकताएं बता दी है और इसमें अब कोई बदलाव भी नहीं करूंगी। मेरे जवाब को सुनकर किसी ने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं की। सचमुच इतना बोल लेने के बाद दिल में बड़ा सुकून था। साथ ही साथ आज मैं आत्मविश्वास से लबालब भर चुकी थी, क्योंकि अब मैं अपनी प्राथमिकताएं जानती थी। लेकिन आज मुझे इतना बोलता देखकर अविरल ने कहा, दीदी मुझे आपके फैसले से कोई परेशानी नहीं है। अगर इन सबको इतनी समस्या है तो आप बेहिचक वापस अपने मायके आ सकती हो। वैसे भी आप तो कामचोर हो, कुछ भी नहीं करती हो, तो आपके जाने से किसी को परेशानी भी नहीं होगी। चलो जल्दी से सामान पैक करो, हम चलते हैं। अविरल का जवाब सुनकर तो सबके चेहरे की हवाइयां ही उड़ने लग गई। तभी आलोक जी ने कहा, अविरल हमने तुम्हें यहाँ अपनी बहन को समझाने के लिए बुलाया था, पर तुम तो इस तरह की बातें कर रहे हो। जीजा जी, जब आप लोग दीदी से खुश ही नहीं हैं तो कुछ तो निर्णय निकालना ही पड़ेगा ना। आपको अक्सर हम लोगों को बुलाना पड़ ही जाता है, तो सोचा फैसला कर ही दूं, अविरल ने कहा। अविरल बेटा, ऐसे गर्मजोशी से फैसले नहीं होते, सासू माँ सक पकाते हुए बोली। अब आंटी जी आप गर्म खून को बुलाओगे तो गर्मजोशी से ही फैसला होगा। अब मम्मी पापा की तरह हर बार तो नहीं आ सकता। अगर आप लोगों को दीदी से इतनी ही समस्या है तो मैं दीदी को ले जाता हूँ, अविरल ने भी सासू माँ को जवाब दिया। नहीं नहीं बेटा, हम तो अपनी बहू को कहीं नहीं भेज रहे हैं। गलती हो गई जो तुम्हें बुला लिया, जैसी भी है हमें तो यही निहाल कर देगी। बात बिगड़ती देखकर सासू माँ पलटते हुए बोली। उसके बाद तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद अविरल वहां से रवाना हो गया। लेकिन उसके बाद कभी भी ससुराल वालों ने बहू की प्राथमिकताएं तय करने के लिए मायके वालों को नहीं बुलाया।